हेलो बच्चों, मैं कुलदीप मेहता आपके सामने फिर लेकर आया हूँ क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर के आगे के टॉपिक्स। पिछला क्लास में आपने देखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसे बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने का मेथड हम लोग सीख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो पहले के वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। जो इक्वेशंस बैलेंस करना हम लोगों ने सीखा था उसे और इन्फॉर्मेटिव बनाना हो तो उसके लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कुछ सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे अगर उस रिएक्शन में कुछ कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होंगे तो सॉलिड के लिए हमें एस यूज़ करना पड़ता है, एस लिखना पड़ता है। लिक्विड के लिए हमें एल लिखना पड़ता है। गैस के लिए स्मॉल जी, या तो फिर ये आप साइन देख रहे हो अपर, गैस ऊपर जाते हुए दिखाता है। वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन कहने का मतलब अगर कोई चीज़ वाटर में घुल गया हो तो जो वाटर में घुल गया है उसके लिए हमें AQ लिखना पड़ता है। एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं इसे, AQ एक्वस सॉल्यूशन। उसी तरह अगर मान ले कोई प्रोडक्ट बना जो प्रेसिपिटेट हो गया, कहने का मतलब जम गया मतलब नीचे जाके बैठ गया, तो जो ऐसा कंपाउंड नीचे जाके बैठ जाएगा उसके लिए हम लोग प्रेसिपिटेट का यूज करते हैं। और प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है एरो, रहेगा नीचे की ओर। उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस, अगर रिएक्शन कोई स्पेशल कंडीशन में हो रहा है तो कंडीशंस जो भी होंगे वो सारे कंडीशंस एरो के ऊपर लिखा जाता है। और अगर हीट दिया जाता हो तो हीट के लिए ये ट्रायंगल का साइन यूज किया जाता है, इसे हीट का साइन कहते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके लिए। ये देखिए पहला एग्जांपल हमारे सामने है Fe प्लस H2O, ये बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। यहां पर देखिए तो ये जो आयरन है, आयरन सॉलिड स्टेट में होगा इसलिए यहाँ पर लगा हुआ S। वाटर आप सबको पता है वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए यहाँ पर लगा हुआ L। और जो बन के आया प्रोडक्ट वह Fe3O4, Fe3O4 भी सॉलिड स्टेट में होता है इसलिए S आया। और यहाँ पर देखिए H2 गैस प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस है चूंकि, इसलिए या तो हम इसके आगे सामने स्मॉल g लिखेंगे या तो फिर ये वाला साइन दिए ऊपर जाता हुआ, गैस ऊपर निकल रहा है। अगला एग्जांपल देखिए आप CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ये रिएक्ट कर रहा है। यहां पर देखिए स्पेशल कंडीशन है, एक प्रेशर दिया हुआ 340 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसियस स्टेट में है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है एक स्पेसिफिक प्रेशर पर, 340 atm का प्रेशर है। और इसके कारण फॉर्म हो रहा है, बन रहा है CH3OH, मेथनॉल बोलते हैं इसको, CH3OH। ये लिक्विड स्टेट में बनता है इसलिए यहाँ पर L लिखा हुआ है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोई रिएक्टेंट और कोई प्रोडक्ट जिस स्टेट में होता है, चाहे सॉलिड चाहे लिक्विड चाहे गैस या तो फिर एक्वस सॉल्यूशन हो, जिस स्टेट में होगा वो स्टेट यहाँ पर उसके सामने लिखा जाता है, दिखाया जाता है, जिसके द्वारा ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है ये रिएक्शंस, और इन्फॉर्मेशन इन रिएक्शन से हमको मिलता है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्वस स्टेट में है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे तो गैस होता है लेकिन इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग एक्वस स्टेट में हो रहा है। एक्वस कहने का मतलब एक्वस सॉल्यूशन। और यहाँ पर वाटर यूज किया जा रहा है, वाटर लिक्विड स्टेट में होगा। सनलाइट और क्लोरोफिल, आप समझ पा रहे हैं क्या है ये एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना जरूरी होता है इसमें, और इसके कारण अपने को मिला C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, एक्वस स्टेट में यह भी मिलता है। और ऑक्सीजन गैस यहाँ से एक्वस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस O2, लेकिन ये एक्वस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में नहीं है। और यहाँ पर H2 आप देख पा रहे हैं, ये वाटर जो लिक्विड स्टेट में है। तो एक्चुअली जो रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट होंगे, सब के सब का स्टेट हम जब बताते हैं उसके साथ, और साथ साथ में कंडीशन भी बताते हैं कि किस कंडीशन में वो हो रहा है, तो इसके कारण रिएक्शन का सारा इन्फॉर्मेशन अपने को मिलता है। इसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेटिव तरीके से किसी रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बनाना। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो चलिए देखते हैं। जैसा हमारे NCERT बुक में दिया हुआ है इतने टाइप के रिएक्शंस उस बुक में दिए गए हैं, सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे। और इनके साथ साथ बुक में एक्टिविटीज भी दी गई है। तो ये सारे खत्म करने के बाद, सारे रिएक्शंस को खत्म करने के बाद एक्टिविटीज हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन मतलब
कंबाइन करना, और आपको भी पता है कि जब कंबाइन करने के बाद का बात होगा तो कंबाइन करने के लिए कोई एक चीज को अगर कंबाइन करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल आपको कहा जाए कि 4 को ऐड कर दीजिए, जब अगर हम कहते हैं कि 4 को किसी के साथ जोड़ दो, कंबाइन कर दो, तो 4 को किसी के साथ जोड़ने के लिए आपको जरूर कोई एक और दूसरा नंबर का जरूरत पड़ता है। मतलब जब कभी भी एडिशन होगा, जब कभी भी कॉम्बिनेशन कंबाइन होगा तो कम से कम 2 चीजों को जरूरत पड़ता है, कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई एक चीज से कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। 2 चीजें रहेंगी या 2 से ज्यादा चीजें रहेंगी तभी वो कंबाइन हो सकता है, और कंबाइन होने के बाद एक चीज बन जाता है ना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है। कॉम्बिनेशन को लोग एडिशन रिएक्शन में कह सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट्स आपको मिले और वो कंबाइन होकर वो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के रूप में मात्र एक चीज मिलता हो। रिएक्टेंट 2 से ज्यादा होने चाहिए और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए और प्रोडक्ट कोई एक अगर होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देख लीजिए, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होना बहुत जरूरी है। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट और रिएक्शन करता, कंबाइन करता और फॉर्म करता अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने, इसको देख सकते हैं हम लोग। जैसे कार्बन, जब कार्बन को हम लोग जलाते हैं तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है जलते टाइम, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है जलते टाइम, उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए 2 रिएक्टेंट आपको दिख रहा है, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट के रूप में आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है CO2। इसका मतलब है कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरह से हम दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। वाटर फॉर्मेशन होता है H2 और O2 के कंबाइन होने से। तो H2 प्लस O2 ये दोनों कंबाइन होकर, कंबाइन होने के बाद बनाया एक प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक ही है, उसका मतलब दोनों ऐड होकर बनाया है, कंबाइन होकर बनाया है, इसलिए इस रिएक्शन को भी कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्विक लाइम है, और जब इसे हम लोग पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने के कारण ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम स्लेक्ट लाइन भी कहते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये 2 चीजें हैं, 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। ये इसका मतलब ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो समझ पाए कि अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो और एक ही प्रोडक्ट बने, ध्यान हमेशा रखना है कि प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए। रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए, तब इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे Mg मैग्नीशियम, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाते हैं, तो जलाने के कारण ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो यहां पर भी देखिए 2 रिएक्टेंट है Mg प्लस O2 और प्रोडक्ट एक ही बन रहा है MgO। उसका मतलब ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। समझ पाए कॉम्बिनेशन का मतलब? तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोज करना, डिकम्पोज का मतलब समझते हैं तोड़ना, टूटना। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उस समय कोई एक चीज एक से अधिक टुकड़ों में टूट जाएगा। मतलब कोई एक चीज होगा, कोई एक रिएक्टेंट होगा, कोई कंपाउंड होगा जो रिएक्शन के बाद एक से अधिक टुकड़ों में नजर आएगा। मतलब एक रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा होगा, कम से कम 2। एक रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा हो तो उसे हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान रखिए, कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट बनेगा, जबकि डिकम्पोजिशन के अंदर है कि एक ही रिएक्टेंट होगा और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। पढ़ लीजिए, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा तो उसे कहा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली 3 टाइप के होते हैं। देख लीजिए, एक को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कहने का मतलब जब रिएक्टेंट को, मतलब एक सिंगल कंपाउंड को हीट का जरूरत पड़ता है, उसे हम हीट देते हैं और हीट देने के कारण जब वो टूटता है तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन।
दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में जब एक रिएक्टेंट हो और उसे हम इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद जब वो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता हो, मतलब डिकम्पोज हो जाता हो, तब उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। और तीसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक का मतलब है सनलाइट से। तो सनलाइट देने के बाद अगर एक रिएक्टेंट, एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूटता है तो उसे कहा जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इस प्रकार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब उसमें हीट का जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा, और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब उसमें सनलाइट का जरूरत पड़ेगा। समझ पाए? यहाँ एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, एग्जांपल देखिए। तो FeSO4 फेरस सल्फेट जो है उसे जब हीट हम लोग देते हैं, मतलब उसे जब हम लोग गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद वो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और SO2 और SO3 बनता है। देखिए एक ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट 3 बन रहे हैं, तो ये डिकम्पोजिशन हुआ, लेकिन इसमें हीट के कारण ये हो रहा है, हीट देने के बाद ये टूट रहा है, इसलिए इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसे भी जब हम लोग हीट देते हैं तो हीट देने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ भी देखिए हीट देने के कारण ये एक रिएक्टेंट 2 टुकड़ों में टूट गया, उसका मतलब ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर काउंट होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल 2 टाइम्स। लेड नाइट्रेट जब इसे भी हम लोग हीट देते हैं तो हीट देने के कारण लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो यहाँ भी देखिए एक रिएक्टेंट थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट देने के कारण ये 3 टुकड़ों में टूट गया है, उसका मतलब ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर काउंट होगा। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आया आपको। अब दूसरा चलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन नीचे है, इसी को देख लेते हैं पहले। ये पहले फोटोलिटिक देख लेते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक का मतलब मैंने क्या समझाया, फोटोलिटिक फोटो मतलब सनलाइट से है। तो जब अपने को सनलाइट दिया जाए, कंपाउंड को सनलाइट दिया जाए, सनलाइट देने के कारण जब वो डिकम्पोज होगा तो उसे कहा जाएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे यहीं पर देख लीजिए आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट रहेगा, लाइट को हम लोग कहते हैं फोटो, आप इसे याद रख सकते हैं, लाइट को हम लोग फोटो कहते हैं। तो लाइट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन होगा उसे कहा जाएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल हमारे सामने है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इसे हम जब धूप में रख देते हैं, कुछ करना नहीं, सिर्फ एक प्लेट में निकाल के धूप में रख देंगे, इसका एक्टिविटी करवाएंगे आगे, एक्टिविटी है। तो जब इसे हम धूप में रख देते हैं तो सनलाइट मिलता है, सनलाइट मिलने के कारण ये Ag+Cl2 में, मतलब यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकलने लगता है और वहाँ पर Ag उसमें प्लेट में बचा रह जाता है। कहने का मतलब जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये कन्वर्ट हो जाता है Ag+Cl2 में, डिकम्पोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसे सनलाइट मिलता है। तो सनलाइट मिलने के कारण चूंकि ये डिकम्पोज हुआ, इसलिए कहा जाएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। उसी तरह से दूसरा है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ भी वही प्रोसेस है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग सनलाइट देंगे, मतलब सनलाइट में जाकर रख देंगे इसे किसी प्लेट में, तब ये Ag+Br2 बनता है, मतलब सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस बनता है। तो ये दोनों रिएक्शन से आप देख सकते हैं कि सनलाइट के कारण इनका डिकम्पोजिशन हुआ है, डिकम्पोज हुए ये, और एक से अधिक प्रोडक्ट बनाए, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए हैं, तो इस तरह से इन्हें कहा जाएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगला हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है। मैंने बताया आपको कि जब कभी किसी एक कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण जब वो कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज होते हैं, तब उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब देखिए यहाँ पर H2O वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है, जब इसमें हम लोग करंट पास करवाते हैं, इसका भी एक्टिविटी है, आगे आपको मिल जाएगा, आगे के कोई ना कोई वीडियो में आपको दिखाया जाएगा ये। तो वाटर का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के कारण, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, ये वाटर इसमें भरा पड़ा है और यहाँ पर 2 प्लेट, एक एनोड एक कैथोड यहाँ पर लगाया जाए, एक एनोड एक कैथोड यहाँ पर लगाया जाए बैटरी से कनेक्ट करके इसको, तो एक
एक रड पे हाइड्रोजन गैस निकलता है और दूसरे रड पे ऑक्सीजन गैस निकलता है। मतलब यहाँ पर एक जगह से हाइड्रोजन गैस और दूसरी जगह से ऑक्सीजन गैस निकलता है। होता कैसे आपको समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि H2O जो आपका है वाटर, वो दो अलग अलग गैस अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गया, डिकम्पोज हो गया, और ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो पाया, इसलिए इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है। डिकम्पोजिशन के अंदर क्या देखें आप कि जब एक ही कंपाउंड हो और किसी चीज़ के कारण, चाहे हीट, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, चाहे सनलाइट के कारण वो दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता हो, तो डिकम्पोज, इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसे क्या दिया गया, हीट या सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी, इसके आधार पर उसका नाम अलग अलग है। हीट देने पर थर्मल डिकम्पोजिशन, सनलाइट देने पर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिसिटी देने पर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। अब अगला टॉपिक जो हमारा अगला जो टाइप है रिएक्शन का वो देखते हैं। अगला है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहने का मतलब होता है डिस्प्लेस करना, और डिस्प्लेस करने का मतलब, जैसे एग्जांपल समझिए यहीं पे CuSO4, छोड़िए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे डेली लाइफ में ऐसा ये रिएक्शन का एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है। जैसे कोई गरीब आदमी है और उसके पास जमीन है, घर है उसका। जब बगल में कोई दूसरा अमीर आदमी आ गया हो या कहीं से कोई नेता वेता आ गया हो और उसका नज़र उस ज़मीन पे, उस घर पे पड़ जाए, तो करता क्या है, अपना गुंडा भेजेगा या तो कोई ना कोई तरीके से वो घर को हथियाने के लिए उस गरीब आदमी को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, वहाँ से भगा देता है। उस घर को हथिया लेता है और गरीब आदमी को डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है। यहाँ पर सीखने को क्या मिला, सो ध्यान दीजिए आप। एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी, मतलब अमीर मतलब ज़्यादा पावरफुल, गरीब मतलब कम पावरफुल, और गरीब जो कम पावरफुल है उसके पास कोई सामान है, प्रॉपर्टी है। तो जो अमीर आदमी, जो ज़्यादा पावरफुल आदमी, वो ज़्यादा पावरफुल आदमी गरीब आदमी को, कम पावरफुल आदमी को उसके प्रॉपर्टी से डिस्प्लेस कर देता है। उसका जो जमीन जायदाद है उससे उसे डिस्प्लेस कर देता है। गरीब आदमी को डिस्प्लेस कर देता है अमीर आदमी, मतलब ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ कम पावरफुल चीज़ को उसके संपत्ति से, उसके चीज़ों से उसे डिस्प्लेस करता, वहाँ से भगा देता और खुद उस चीज़ को हथिया लेता है। समझ पाए? तो उसी तरह यहाँ पर है। यहाँ पर क्या कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो ज़्यादा पावरफुल मेटल्स हैं, आप समझ सकते हैं। जो हाईली रिएक्टिव का मतलब ज़्यादा पावरफुल, तो जो ज़्यादा पावरफुल मेटल्स हैं वो कम पावरफुल मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से उसे डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पहले सीरीज को आप देख लीजिए। ये जो सीरीज आपके सामने लगा हुआ है, इसमें ऊपर पोटेशियम है। ये पूरे एलिमेंट्स में, पूरे मेटल्स में सबसे अधिक रिएक्टिव हमारा पोटेशियम है, उससे कम सोडियम है, उससे कम लिथियम है। ये पूरा सीरीज आपके सामने, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये इसमें जो ऊपर वाला मेटल होगा वो नीचे वाले मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये जो Fe है वो Fe और कॉपर का बात करते हैं। यहाँ पर Fe मेटल है और कॉपर भी मेटल है। कॉपर के साथ, कॉपर अपने सॉल्यूशन के साथ आया हुआ है। तो Fe और Cu में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर Fe आयरन इस जगह पर है, आयरन इस जगह पर आप देख रहे हैं, और कॉपर जो आपका है, कॉपर इस जगह पर है। देखिए आयरन और कॉपर में आयरन ऊपर है, मतलब आयरन हाईली रिएक्टिव है कॉपर की कंपेयर में। तो जब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, Fe कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर अकेला हो जाएगा और Fe उसका जगह ले लेगा, मतलब FeSO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरह दूसरा आप देखते हैं, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जिंक और कॉपर में कंपेयर करते हैं। जिंक हमारे पास देखिए इस जगह पर है, जिंक यहाँ है और कॉपर यहाँ पर है। अभी कॉपर के कंपेयर में जिंक ऊपर है, मतलब हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव है तो पक्का वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक यहाँ से कॉपर को हटा देता है और जिंक SO4 के साथ कंबाइन होकर ZnSO4 बना लेता है, और कॉपर आगे निकल के साइड अकेला हो जाता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिला। उसी तरह इस जगह पर आते हैं, Pb लेड है और कॉपर क्लोराइड है। तो Pb और कॉपर में कंपेयर करते हैं। Pb ये लेड, यहाँ पर देखिए लेड इस जगह पर है, कॉपर यहाँ पर है। अभी भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है लेड। तो लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, उसका मतलब लेड क्या करेगा, कॉपर को इसके
क्लोराइड से डिस्प्लेस कर देगा। तो Pb बना लेगा Cl2 के साथ PbCl2 और Cu अकेला हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब समझ में आया, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। कौन हाईली रिएक्टिव और कौन लेस रिएक्टिव है इसे समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने है। आप रिएक्टिविटी सीरीज को देख सकते हैं, और जो ऊपर वाला उसे हाईली रिएक्टिव कहा गया और जो नीचे वाला उसे लेस रिएक्टिव कहा गया है। तो ऊपर वाला नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग को जो अगला टाइप वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, देख लीजिए, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दो कंपाउंड होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे और दोनों का आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। मतलब इसका आयन इसके साथ चला जाएगा और इसका आयन इसके साथ चला जाएगा। जब ऐसा एक्सचेंज होगा आयंस का, एक्सचेंज ऑफ आयंस कहा जा सकता है इस रिएक्शन को। जब आयंस का एक्सचेंज होता है, एक इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट आप देख सकते हैं Na2SO4 है या बेरियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट जो है इसका आयन है सल्फेट आयन। ये सल्फेट आयन यहाँ से हट के, सल्फेट आयन यहाँ से हट के बेरियम के साथ चला ऐड हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा BaSO4। ये देख लीजिए BaSO4 बन गया बेरियम सल्फेट। और यहाँ से Na है, ये यहाँ से क्लोरीन और क्लोरीन खिसक के Na के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो बन जाएगा NaCl, 2NaCl, क्योंकि दोनों में डबल डबल था, 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पर देखिए सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन दोनों आयन एक्सचेंज हो गया, इसके कारण इसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस प्रकार हम लोग अभी तक देख लिए कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, 4 रिएक्शन देखे। इन सभी में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमारे बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में। ये सारे एक्टिविटीज आपके, ये सारे रिएक्शंस खत्म करने के बाद सारे एक्टिविटीज आपको करवाया जाएगा और दिखाया जाएगा।